गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट। जूलॉजी पेपर सेकंड सेक्शन ए सेल बायोलॉजी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोग पढ़ रहे थे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय अभिगमन। इसमें हमने कल पढ़ा था कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट उल्टी दिशा के अंदर मूव करते हैं। और दूसरा, इसमें मॉलिक्यूल्स जब मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, तो फिर इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, यानी कि इसमें जो अणु होते हैं वो अपनी सांद्रता प्रवणता के विपरीत दिशा में गति करते हैं और साथ ही साथ इसमें ऊर्जा का अपव्यय होता है, इसीलिए इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है ना। तो कल हमने इसमें कुछ लिखा भी था, डिक्टेट भी किया था, तो आज हम उसके आगे चलते हैं। कल हमने हिंदी में कुछ लिख के छोड़ दिया था, उसके बाद इंग्लिश में उसी को लिखाना बाकी रह गया था, वो लिख लेते हैं पहले। तो इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज consumed or utilized, consumed or utilized, which comes from the breakdown of ATP in ADP and inorganic phosphate, in ADP and inorganic phosphate. The energy released by this breakdown of ATP is utilized by the cell membrane for the movement of molecules and ions, for the movement of molecules and ions, for the movement of molecules and ions against the osmotic pressure, concentration gradient, and electrochemical gradient.
it means molecules or ions crosses the plasma membrane from their low concentration to high concentration ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक उसी तरह से है जैसे हम पानी जो है, अगर हम ऊपर टंकी रखिए, 5 या 6 मंजिला ऊपर टंकी रखिए और वहाँ से हम नीचे पानी को लाना चाहें तो नल खोलेंगे तो सीधा नीचे पानी आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर जहाँ टंकी रखी है वहाँ पे पानी के ऊपर दाब बहुत ज़्यादा होता है, तो वो पानी, और जो नीचे जो है पानी का दाब कम होता है, तो पानी पाइप में से अधिक दाब से कम दाब की तरफ सीधा आ जाता है, अपने आप आ जाता है। लेकिन इसका उल्टा प्रोसेस अगर हम करना चाहें, नीचे से ऊपर अगर हम पानी को चढ़ाना चाहें तो साधारणतः नहीं चढ़ेगा, क्योंकि नीचे पानी का दाब जो है वो कम है, पानी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, जबकि ऊपर दाब ज़्यादा है, तो पानी हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ ही गति करता है। लेकिन नीचे से ऊपर अगर हम पानी को चढ़ाना चाहें तो नहीं जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या है कि मोटर चलानी पड़ती है। तो मोटर जब चलती है तो उससे क्या है कि पावर जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है, और वो जो एनर्जी होती है वो पानी को कम दाब से उच्च दाब की तरफ ले जाती है। ठीक उसी तरह से सेल मेम्ब्रेन में भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा साधारणतया अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होना है तो उस कंडीशन में या उस प्रक्रिया के अंदर ऊर्जा का व्यय होता है, उस कंडीशन में एनर्जी कंज्यूम्ड होती है। और जो एनर्जी कंज्यूम्ड होती है वो कहाँ से आती है? सेल के अंदर एटीपी प्रेजेंट होते हैं। ये एटीपी एक्चुअली क्या है? दीज आर द हाईली एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल्स, ये उच्च ऊर्जा वाले अणु होते हैं, एटीपी होते हैं। इसे बोलते हैं हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये उच्च ऊर्जा वाले अणु होते हैं, और इसमें 3 अणु जो हैं वो फॉस्फेट के इसमें जुड़े रहते हैं। अगर हम इसकी संरचना बना करके देखें, पहले तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम इसकी संरचना बना करके समझेंगे कि किस तरह से होती है ये प्रक्रिया।
सबसे पहले तो हम एटीपी अणु को समझते हैं क्या होता है। एटीपी ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये 3 पदार्थों से मिलकर बना है। राइबोज शुगर प्लस एडेनिन नाइट्रोजनस बेस यानी क्षार, नाइट्रोजनस क्षार प्लस फॉस्फेट, इन 3 से मिलकर के इसका निर्माण होता है। क्या होता है ये? ये होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे एडेनिन जुड़ा हुआ होता है। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। इसमें ये जो बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये हाईली एनर्जेटिक बॉन्ड होते हैं। इन बंधों के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उपस्थित होती है। तो जब भी कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है, कोशिका में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन में। जब कोशिका में श्वसन होता है, कोशिका में जब श्वसन होता है, हम जिस क्रिया को इस तरह से समझते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा एनर्जी, यानी ऊर्जा। यहाँ पे जो ये ऊर्जा बनती है, ये जो ऊर्जा बनती है, ये ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है ना? ये क्रिया कहाँ होती है? कोशिका श्वसन में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। रेस्पिरेशन यानी श्वसन रिएक्शन के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस, तो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बाद ऊर्जा का निर्माण होता है। और वो ऊर्जा, ये जो क्रिया होती है सबसे पहले कहाँ होती है? ये क्रिया होती है कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यह क्रिया संपूर्ण होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी इस क्रिया को, एटीपी के निर्माण की क्रिया को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन यानी ऑक्सीकारी फॉस्फोलीकरण, हिंदी में बोल देंगे इसे हम ऑक्सीकारी फॉस्फोलीकरण। ठीक है, फिर से हम समझते हैं। जब कोशिका के अंदर श्वसन की क्रिया होती है, कोशिकीय श्वसन जब होता है, जिस श्वसन को हम इस रिएक्शन से, इस क्रिया से
समझते हैं, जिसमें ग्लूकोज का पाचन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा विमुक्त होती है, एनर्जी इसमें रिलीज होती है। ये क्रिया कहाँ होती है? ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसे बोलते हैं कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्रिया संपूर्ण होती है और इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा एटीपी के निर्माण में काम आती है। उस ऊर्जा जो है वो एडीपी प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये आपस में मिल जाते हैं और बनता है एटीपी। ये है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये है कौन सा हमारा? एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, इसमें अगर एक फॉस्फेट अणु और आके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 है, 3 फॉस्फेट हो गया तो ट्राइफॉस्फेट हो गया। ये जो दोनों बंध होते हैं, दोनों जो बंध होते हैं ये उच्च ऊर्जा के बंध होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो जो कोशिका के अंदर जो भी ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा इन बंधों के रूप में संचित हो जाती है। जब जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, यानी कि इसके बिल्कुल उल्टी रिएक्शन होती है। इसको हम यहाँ पर ऐसे भी लिखते हैं, प्लस एनर्जी, जो एनर्जी निकली थी वो एनर्जी आके यहाँ पे संचित हो गई और इसके उल्टी क्रिया होती है, उस समय एनर्जी बाहर निकलती है। एटीपी इज इक्वल टू एडीपी प्लस ये एक फॉस्फेट अलग हट जाता है प्लस एनर्जी बाहर निकल जाती है। ये जो एनर्जी इस समय बाहर निकलती है कोशिका की विभिन्न क्रियाओं में काम आती है। तो यही जो एनर्जी होती है, इसी एनर्जी को यूज़ करके, यूटिलाइज करके सेल के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटी कंप्लीट होती है। इसी ऊर्जा को उपयोग में लेकर के कोशिका में सक्रिय अभिगमन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। ठीक है ना। कुछ स्थितियां ऐसी देखी गई हैं जब ये कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें क्या है कि कोशिकीय श्वसन की क्रिया अगर प्रभावित हो जाए, यानी कि सेल्युलर रेस्पिरेशन अगर ब्लॉक हो जाए, रुक जाए, नहीं होगा, तो फिर कोशिका से सक्रिय अभिगमन यानी कि सेल मेम्ब्रेन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी उस समय रुक जाएगा। ऐसे पदार्थों को खोजा गया है, जो पदार्थ क्या है कि कोशिकीय श्वसन को, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस को डिस्कवर किया गया है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन को रोक देते हैं, उन्हें ख़त्म कर देते हैं या बंद कर देते हैं। तो उसके साथ साथ जब सेलुलर रेस्पिरेशन रुकेगा तो एटीपी का निर्माण नहीं होगा, एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा तो फिर सेल मेम्ब्रेन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा, यानी कि सक्रिय अभिगमन की जो प्रक्रिया है वो भी नहीं होगी। ठीक है। एटीपी से एडीपी का बनना, एटीपी से एडीपी का बनना ये कहलाता है वाटर हाइड्रोलाइसिस। जल की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस होता है, इसे बोलते हैं जल अपघटन। ये कहलाता है जल अपघटन। सबसे पहले तो आप इसको, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन इसको लिख भी लेंगे, एक राइट अप फॉर्म में तैयार कर लेंगे।
सक्रिय अभिगमन हेतु आवश्यक ऊर्जा, सक्रिय अभिगमन हेतु आवश्यक ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऑक्सीकारी फॉस्फोरीकरण ऑक्सीकारी फॉस्फोरीकरण ऑक्सीकारी फॉस्फोरीकरण ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन द्वारा एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। इस क्रिया द्वारा कोशिकीय श्वसन में विमुक्त हुई ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। आवश्यकता पड़ने पर एटीपी का जल अपघटन होता है। एटीपी का जल अपघटन होता है एवं एडीपी व फॉस्फेट व ऊर्जा विमुक्त हो जाती है। इस क्रिया के लिए एटीपेज एंजाइम की आवश्यकता
आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है जो कि कोशिका कला पर उपस्थित प्रोटीन के पास ही कोशिका कला पर उपस्थित प्रोटीन के पास ही उपलब्ध होता है। उपलब्ध होता है जो कि कोशिका कला के पास, कोशिका कला पर उपस्थित प्रोटीन के पास ही उपलब्ध होता है। इस ऊर्जा का उपयोग कर, इस ऊर्जा का उपयोग कर कोशिका कला आयंस एवं अणुओं का सक्रिय परिवहन कराती है। सक्रिय परिवहन करवाती है। इसी को इंग्लिश में लिख लेते हैं अपन हम। In cellular respiration, energy is released by the process of energy is released from the oxidation of carbohydrates
energy is released from the oxidation of carbohydrates. This energy is stored in the form of ATP by the process of oxidative phosphorylation. By the process of oxidative phosphorylation, by the process of oxidative phosphorylation in the mitochondria, when the cell requires energy, requires by cell ATP is breakdown and ADP and inorganic phosphate is formed, and energy is released and this released energy is utilized by cell for active transport of ions and molecules, active transport of ions and molecules across the plasma membrane. Across the plasma membrane. ATPase enzymes required for the hydrolysis or breakdown of the breakdown or hydrolysis of ATP are present on the cell membrane
associated with proteins, associated with proteins. तो ये हो गया हमारा तो आज के लिए तो स्टूडेंट्स हम इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं। इससे आगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। ये नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। ये आएगा ATP ब्रेकडाउन्स।